गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रबंधकीय कार्य का फर्स्ट पार्ट मुख्य कार्य पढ़ रहे हैं और उसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे निर्देशन। लास्ट क्लास में हम 2 पढ़ चुके हैं, नियोजन और संगठन को। नियोजन आपको पता है प्राथमिक कार्य माना जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, भविष्य का अनुमान लगाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं या योजनाएं तैयार की जाती है वो हमारा नियोजन कहलाता है। और संगठन क्या था? उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमने नियोजन में तय किए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या कार्य किया जाता है, विभागीकरण किया जाता है, उन्हें हम संगठन के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा निर्देशन। देखो, योजना बना ली, संगठन कर लिया। संगठन में मैंने आपको बताया लोगों का समूह तैयार करना जिन्हें उनको उनके कार्यों को सौंपा जाता है, उनके अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। फिर इसके बाद निर्देशन का काम स्टार्ट होता है और निर्देशन क्या कहता है? लोगों को दिशा निर्देश देना, यानी प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अपने नेतृत्व प्रणाली से या उनको अभिप्रेरित कर इस प्रकार से निर्देशन देता है, यानी दिशा निर्देश तैयार करता है जिसके अनुसार उन कर्मचारियों के द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही हमारा निर्देशन है। क्या लिख रहा है? देखो, उपलब्ध संसाधन, जो संस्था के पास संसाधन उपलब्ध है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी संस्था है जो काम कर रही है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई एक संस्था है जो कि किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है। उस प्रोडक्शन करने के लिए उसको कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्नीचर बना रही है तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? लकड़ियों की आवश्यकता होगी। अब वुड के साथ साथ उसको टूल्स भी चाहिए होंगे। उन वुड और टूल्स की सहायता से अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यानी अच्छे से अच्छा काम किया जा सके, यही निर्देशन है। देखो, जब भी निर्देशन किया जाता है उसमें प्रबंधक संगठन में कार्यरत, देखो इंपॉर्टेंट लाइन आई है, संगठन में कार्यरत। संगठन यानी लास्ट पॉइंट में हमने समझा था एक समूह लोगों का तैयार करना जहां लोग मिलकर काम कर रहे हैं। विभागीकरण करना यानी विभाग बनाना जिसमें विभाग अधिकारियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य सौंपा जाता है। यानी संगठन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को क्या देता है? आदेश निर्देश देता है किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। आप पढ़कर आ चुके हो लास्ट चैप्टर में और आगे भी आएगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आदेश निर्देश देता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है, नेतृत्व करता है। नेतृत्व यानी एक नेता के रूप में काम करना जिसमें कार्य को किस प्रकार किया जाएगा। संप्रेषण करता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बैठाना, या अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक के लोगों के बीच में होता है, तो किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्यवेक्षण करता है यानी सुपरवाइज करता है उनको, मतलब कि उनके ऊपर निर्देशन देख रेख करता है। कर्मचारियों के व्यवहार को संगठन के अनुकूल बनाता है और संस्था के प्रति अपनापन उत्पन्न करता है जिससे वे स्वच्छ से उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देने को तत्पर या तैयार हो सके। तो निर्देशन में हमें किन किन घटकों को देखना पड़ता है, कौन कौन से होते हैं? अनुशासन होता है, आदेश निर्देश की प्रक्रिया होती है, अधिकारों का भारापण होता है, संप्रेषण होता है, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण। इन सब के माध्यम से एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों से अधिकतम संस्था की सफलता के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश देता है। तो निर्देशन का काम जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है नियंत्रण। फोर्थ पॉइंट हमारा नियंत्रण। देखो नियंत्रण क्या है? नियोजन कर लिया, संगठन कर लिया, निर्देशन दे लिया। निर्देशन किसको दिया? कर्मचारियों को। आदेश निर्देश की प्रक्रिया दी थी। अब उस कार्य पर हमको नियंत्रण बनाकर रखना। नियंत्रण कैसे? देखो, जब तक किसी भी संस्था में जो भी कार्य या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार हम रूपरेखा तैयार करते हैं
और उस रूपरेखा से हम कर्मचारियों को अवगत करवाते हैं। यदि उन कर्मचारियों को हम जो काम दे रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमने जितने भी पहले काम किए हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, ये सारे कार्य व्यर्थ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। यानी नियंत्रण प्रबंधकीय कार्यों में किया जाने वाला अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है। यदि इसका अभाव पाया जाता है एक संस्था में या कार्य में नियंत्रण का, तो अन्य सभी कार्य व्यर्थ माने जाते हैं। अतः नियंत्रण से प्रबंधकीय कार्यों का कुशलता से निष्पादन संभव होता है। किसी भी संस्था में या किसी भी कार्य के प्रमाप या मानक नियोजन के समय ही लक्ष्य निर्धारण के साथ ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। कैसे कर दिए जाते हैं? इस साल मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए। अब इस 100 करोड़ को मुझे करने के लिए मेरे प्रमाप हैं, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगी? कर्मचारियों द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाएगा उसके वास्तविक परिणामों की पूर्व निर्धारित कार्यों से तुलना करूंगी कि पहले जब मेरा 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 50 करोड़ का, सपोज 50 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, अब मुझे 100 करोड़ का करना है। तो यानी 50 करोड़ के बीच का जो अंतर है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको कार्य करने के लिए इसके क्या करूंगी? तुलना करूंगी, विचलनों का पता लगाऊंगी कि भाई कहाँ कमी रह गई थी कि जो मेरे 50 करोड़ रुपए में का डिफरेंस आया, और फिर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करूंगी। यानी नियंत्रण क्या है? हमारे सभी कार्यों का अंतिम सार है। यदि ये नहीं है तो जितने भी काम किए गए हैं सारे व्यर्थ माने जाएंगे। अब इस काम को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगी? जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं नियोजन के समय, उसकी तुलना मैं अपने प्रमापों से करूंगी जो मुझे वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। सपोज दैट मैंने बताया था कि 100 करोड़ रुपए और 80 करोड़ ही रुपए कमा पाई मैं, 20 करोड़ में कहाँ कमी रह गई कि मेरा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से कम रह गया। तो उन विचलनों का पता लगाऊंगी, कमी कहाँ रह गई है, फिर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करूंगी। यही नियंत्रण का इम्पोर्टेंट काम माने जाते हैं। तत्वों में भी यही बताया गया है। सबसे पहले क्या करोगे? प्रमापों को निर्धारित करना कि मुझे काम कितना करना है और कैसे करना है। फिर दूसरा क्या करूंगी? कार्यों का मूल्यांकन व परिणाम तैयार करूंगी कि कार्य कितना संपन्न किया गया है, मुझे क्या परिणाम मिले हैं। जैसे ही मेरे हाथ में परिणाम आ गए कि भाई मुझे तो 80 करोड़ रुपए मिल पाए, बेनिफिट 20 करोड़ का घोटाला हुआ है कहीं ना कहीं, तो वास्तविक परिणाम, वास्तविक कितना था? 100 करोड़। प्रमापों से तुलना की, वास्तविक क्या था हमारा? 80 करोड़। प्रमाप क्या निश्चित किए थे हमने? 100 करोड़। यानी इन दोनों की आपस में तुलना करी, कमी कहाँ रह गई? अब जो 20 करोड़ का डिफरेंस है, यानी ये हमारे विचलन है, इन विचलनों का पता लगाऊंगी और पता लगाने के बाद इसमें सुधारात्मक कार्यवाही करूंगी, और इस तरीके से हमारे नियंत्रण का कार्य संपन्न हो जाएगा। लास्ट जो मुख्य कार्य में है समन्वय। समन्वय क्या है? लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट समन्वय। क्या है समन्वय? देखो, आपने देखा होगा आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना। क्लासरूम में जब भी बैठते हो कोऑर्डिनेट के साथ बैठते हो, जब भी नहीं बैठ पाते कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ाई हो जाती है आपस में। होती है नहीं होती? मुझे यहाँ बैठना है, दूसरा वाला बोल रहा है नहीं मुझे भी यहीं बैठना है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। आपको पता है किसी भी संस्था में बात करें या आप अपने स्कूल की बात करो, आप लोग आपस में जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबकी अलग अलग क्रियाएं, कार्य विधियां, कार्य क्षमताएं, समझने की क्षमता, बिहेवियर सब कैसा है? अलग अलग है। अब एक टीचर द्वारा या एक मैनेजर द्वारा, जो प्रिंसिपल होता है या स्कूल की बात करें, वो आपके कार्यों में एक रूपता लाने की कोशिश करता है ताकि आप एक साथ बैठकर पढ़ सके, लाने की कोशिश करता है। इसी तरह जब भी संगठन आपको पता है क्या होता है? जब भी संगठन में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं तो उन कर्मचारियों की क्रियाएं, कार्य करने की कार्यविधि, कार्य करने की क्षमता, गुण, सब में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अब उस भिन्नता के कारण उनके बीच में आपसी संघर्ष रहता है। उस संघर्ष को खत्म करने के लिए या अंतर व्यक्ति संबंधों का निर्माण करने के लिए प्रबंधक द्वारा
उनके कार्य, किनके कार्य, कर्मचारी के कार्यों में एक रूपता या सामंजस्य लाने की कोशिश की जाती है, ताकि क्या किए जा सके, न्यूनतम लागत पर निश्चित समय पर, न्यूनतम लागत और निश्चित समय पर संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो समन्वय क्या है, समन्वय एक संगठन में कर्मचारियों के कार्यों में एक रूपता या समानता या सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंधकों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो हमारा समन्वय कहलाता है। समन्वय द्वारा भौतिक साधनों की सीमितता तथा अधिकतम प्रयोगों की बाध्यता के कारण सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है और न्यूनतम लागत पर कार्य करने की कार्यविधि को देखना पड़ता है। तो समन्वय क्या हुआ, लोगों के बीच में यानी कर्मचारियों के बीच में, कर्मचारी और प्रबंधक भी, ऐसा नहीं केवल आप कर्मचारियों के बीच में, प्रबंधकों के और कर्मचारियों के बीच में, प्रबंधक के बीच में, इन सब के बीच में एक तरह से भिन्नता को समाप्त कर समानता या एक रूपता लाना, ताकि सभी कार्य सही समय पर पूरे हो सकते हैं। साथ में लागत कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम, ये हमारा समन्वय कहलाता है। हमने 2 क्लास में देखा मुख्य कार्य को। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था जिसमें हमने नियोजन और संगठन को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हमने निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय को देख लिया। मुख्य कार्य आपके खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम सहायक कार्य देखेंगे और सहायक कार्य का सबसे पहला पॉइंट निर्णय देखेंगे। सहायक कार्य आपको पता है क्या होते हैं, मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए जो भी कार्य बनाए जाते हैं या जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो हमारी सहायक कार्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।